पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम जब भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन इससे भी पहले यानी एकदम सबसे पहले टॉपिक आता है आर्टिकल्स। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या रिश्ता है। क्या आर्टिकल कोई अलग टॉपिक है या पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही शामिल है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन आता है, नंबर 2 प्रोनाउन। नाउन का मतलब संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। तीसरे नंबर पर वर्ब यानी क्रिया, चौथे नंबर पर एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, पांचवें नंबर पर प्रीपोजिशन यानी अव्यय, छठवें नंबर पर एडजेक्टिव यानी विशेषण, सातवें नंबर पर कंजक्शन यानी संयोजक शब्द, आठवें पर इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक शब्द। तो ये 8 की संख्या है। तो कुछ व्याकरण शास्त्रियों ने, जो अंग्रेजी के व्याकरणाचार्य हैं, उन लोगों ने कुछ ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 बताई है, कुछ लोगों ने 9 बताई है, कुछ लोगों ने 10 बताई है। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक शब्द में, एक वाक्य में ये बात कहेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यही 8 हैं और इनकी संख्या को लेकर के 8, 9, 10 में जो मतभेद है वो कुल मिला करके 8 ही हैं। इसी में से निकाल करके 9 भी कर दिया गया है और 10 भी कर दिया गया है। तो ये जो छठा हमने लिखा है एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो विशेषण के प्रकार में एक होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसका एक प्रकार है, एक टाइप्स है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में से 3 शब्दों को अलग निकाल करके आर्टिकल टॉपिक बनता है, ए, एन और द। तो ऐसा क्यों होता है, इनमें 3 शब्दों में क्या खूबी है। जैसे किसी क्लास में 3 जीनियस बच्चे हों सबसे ज़्यादा, या 3 नोटोरियस बच्चे, 3 शरारती बच्चे हों सबसे ज़्यादा, नोटोरियस तो गलत हो जाएगा, नोटोरियस में इसको कुख्यात होता है, तो उनको अलग से एक नए ग्रुप में बैठा दिया जाए, एक नए क्लास में बैठा दिया जाए। तो ए, एन, द ये 3 शब्द ऐसे हैं जो किसी भी वाक्य में किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले या बाद में लग करके एक विशेष प्रकार का अर्थ देते हैं। वैसा विशेष प्रकार का अर्थ और एडजेक्टिव नहीं दे पाते हैं। इसलिए इन 3 शब्दों को, ए, एन और द को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से निकाल करके एक नया टॉपिक बनता है आर्टिकल, जो सबसे पहले आता है। अब यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि वाक्य के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जो अलग अलग अंग हैं, जो हिस्से हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ वही है, वही आशय है। जैसे ये सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो इसमें ही क्या है, प्रोनाउन है, इज क्या है, वर्ब है, गोइंग भी वर्ब है। अब इज और गोइंग में जो है सहायक क्रिया कौन सी है, मुख्य क्रिया कौन सी है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। है दोनों वर्ब ही। टू जो है प्रीपोजिशन हो गया, स्कूल जो है नाउन हो गया। यानी इन्हीं 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही कोई सेंटेंस बनता है। मैक्सिमम यही 8 वैरायटी होती है। सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो सकता है इसमें से 2 ही वैरायटी हो, नाउन और वर्ब को मिला करके कोई वाक्य बन जाए, या नाउन वर्ब और प्रोनाउन को मिला करके कोई वाक्य बन जाए। लेकिन 8 प्रकार से ज़्यादा की वैरायटी नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर आर्टिकल की बात आते हैं, ए, एन और द। तो जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल्स 2 प्रकार के हैं। एक इंडेफिनिट आर्टिकल, INDEFINITE। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित, जो डिफिनिट ना हो। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं आर्टिकल ए और एन, ये अनिश्चितता का अर्थ देते हैं। और सेकंड है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट
आर्टिकल्स। आर्टिकल, इसमें एक शब्द आता है द। ये किसी भी सेंटेंस में जब प्रयुक्त होता है तो निश्चितता का अर्थ देता है। तो इस प्रकार से जो है वो डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल में आर्टिकल्स को बांटा गया है। अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स, तो जैसा कि हमने कहा कि ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, तो कहाँ पर ए का प्रयोग होता है, कहाँ पर एन का प्रयोग होता है, इस चीज को हम आगे देखते हैं। तो हमने पहला पॉइंट लिखा है, रूल नंबर 1, वाक्य में ए का प्रयोग ऐसे शब्द से पहले होता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है, जैसे पेन, बुक, बस, कार इत्यादि। तो इसमें हो जाएगा ए पेन, ए बुक, ए बस और ए कार। जैसे आपने कहा कि दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, तो यहाँ पर पेन के पहले ए प्रयोग किया जाएगा। फिर एन को देखते हैं, वाक्य में एन का प्रयोग ऐसे शब्द से पहले होता है जिसका उच्चारण वावेल साउंड यानी स्वर ध्वनि से शुरू होता है, जैसे एलिफेंट, ऑरेंज, अम्ब्रेला इत्यादि। तो इसके पहले एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला हो गया। तो आपने कहा कि देयर इज एन एलिफेंट, देयर इज एन एलिफेंट। तो आप देख रहे हैं कि अगर उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो ए लगता है, और अगर उच्चारण वावेल साउंड से शुरू है तो एन लगता है। ये तो सिंपल सा रूल है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तो वहाँ होती है, इससे पहले एक बात समझ लेनी है। हमने यहाँ लिखा है नोट, स्पेलिंग के आगे नॉट लगा दिया है क्रॉस, यानी आप ध्यान दीजिए उच्चारण से संबंध है इस नियम का। जो ए और एन का प्रयोग है उसका संबंध उच्चारण से है, स्पेलिंग से नहीं है। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में या लिटरेचर में, इंग्लिश सब्जेक्ट में तमाम ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण कुछ और होता है, जिनकी स्पेलिंग कुछ और होती है। हो सकता है कोई शब्द वावेल की स्पेलिंग से शुरू होता हो लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, या कोई शब्द जिसकी स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है उसका उच्चारण वावेल से शुरू हो रहा हो। तो यहाँ पर ये बिंदु सबसे निर्णायक है कि उन शब्दों को समझना जरूरी है जिनका उच्चारण स्वर से है, स्पेलिंग व्यंजन से है, या उच्चारण व्यंजन से है और स्पेलिंग स्वर से है। ऐसे कुछ शब्दों की लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर ये कन्फ्यूजन होती है और वहीं पर ज़्यादातर क्वेश्चन रेज किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो फिर से देख लें, एक पॉइंट जरूर याद रखें कि ये स्पेलिंग के आधार पर नहीं है बल्कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पर है, उच्चारण के आधार पर है, कतई भी ये स्पेलिंग के आधार पर नहीं है। तो आप एक शब्द को ध्यान रखें उच्चारण और दूसरे शब्द को दिमाग से डिलीट कर दें स्पेलिंग। हाँ, ये जरूर है कि ज़्यादातर शब्द ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग और जिनका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण एक जैसा है, लेकिन तमाम शब्द ऐसे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में जिनके उच्चारण और स्पेलिंग में मिसमैच का संबंध है। तो उन शब्दों को ध्यान में रखना जरूरी होगा।